अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है। जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स और आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, कैसे वो फ्लूइड फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे रिलेटेड माजी में हमारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर में वो भी डिस्कस कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमारा जो टारगेट क्वेश्चन रहेगा जो हम आखिर में सॉल्व करेंगे वो हमारा क्वेश्चन है 2013 में प्यास के अंदर आया हुआ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के अंदर। आपके सामने मैंने वो क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया है, आप इसको देखो, तसल्ली से सॉल्व करने की कोशिश करो। सवाल देखने में भयानक लग रहा है, बिल्कुल भयानक नहीं है, 3 लाइन में सॉल्व करेंगे बस कॉन्सेप्ट का फील लेने के बाद। पहले कॉन्सेप्ट का फील लेंगे, है क्या विस्कोसिटी, इन एक्चुअल बताता क्या है वो हमें, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फौरन से पहले हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन हल हो रहा है अगले लेक्चर में चले जाओ, इस लेक्चर में आपके लिए नया कुछ भी नहीं रखा हुआ। और अगर हल नहीं हो रहा तो भैया हेडिंग लगा लो अपने पास फ्लूइड डायनामिक्स और सब हेडिंग लगा लो कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, कोशिश करेंगे लेक्चर को पूरा एक गो में देखें। दरमियान में जो भी डिस्ट्रैक्शन है, अगल बगल कोई मस्ती कर रहे हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, कोई फेसबुक यूज कर रहे हैं, कोई भाई को मार रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसको फिलहाल के लिए छोड़ देंगे और सारा फोकस लेक्चर पे रखेंगे। ठीक है, बाकी 1-2 घंटे बाद आप अपना काम रिज्यूम कर सकते हो। मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाकर अपलोड कर दिए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। कोशिश करना नोट्स अपने बनाओ तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो। अच्छा मेरा बेटा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जो फ्लूइड डायनामिक्स है ये बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर आप फ्लूइड्स का बिहेवियर स्टडी करते हो। सर पहले ये तो बता दें फ्लूइड्स क्या होते हैं। बच्चे, हर वो चीज जो फ्लो करने की सलाहियत रखती है, जो बहने की सलाहियत रखती है, उसे हम कहते हैं ये क्या है? फ्लूइड है। जैसे लिक्विड है, जैसे गैस है, ये क्या है? फ्लूइड है, क्योंकि दे कैन फ्लो। तो इनका बिहेवियर हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग की जिस फील्ड में पढ़ते हैं वो कहलाती है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में स्पेसिफाई करते हैं, एक है फ्लूइड स्टैटिक्स, एक है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट किसी भी बोर्ड की क्लास 11 की किताब में नहीं है सिवाय सिंध बोर्ड की नई किताब के। तो मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स पहले मुकम्मल कर लिया है, बाकी बोर्ड वाले खुश ना हो कि उनकी किताब में नहीं है। उन्होंने ये सारे टॉपिक्स बिखरे हुए अंदाज में 9-10 में पढ़े हुए हैं। जैसे आर्चिमेडिस प्रिंसिपल है, लॉज ऑफ फ्लोटेशन है, ये सब का सब आप पढ़ के आ चुके हो। यहां पे सिंध बोर्ड की नई किताब में क्लास 11 के अंदर उन्होंने यही कंटेंट डाला है। फ्लूइड डायनामिक्स सारे बोर्ड्स के अंदर मौजूद है इसी हेडिंग से। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? विस्कोसिटी क्या है, ड्रैग फोर्स क्या होती है, स्ट्रोक्स थ्योरम क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आती है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, फिर बर्नौलीज इक्वेशन की डिफरेंट एप्लीकेशंस होगी, टॉरिस-एलिस थ्योरम है, वेंचुरी मीटर है, एरोफॉयल है, बहुत सारी चीजें आएंगी। वक्त के साथ साथ सबका सब सीखते हुए जाएंगे। ठीक है, चलो अब बच्चे चलते हैं हमारे पास जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी में जाने से पहले ये देखो कि आपके पास ना लिक्विड फ्लो कैसे करता है। मिसाल के तौर पे आपके पास 2 गिलास हैं, आइडेंटिकल गिलास हैं। घर में है ना पानी पीने वाला गिलास होता है, ऐसे 2 आइडेंटिकल गिलास हैं। आपने एक में पानी भरा हुआ है, एक में शहद भरा हुआ है। आपने दोनों को ऐसे बहा दिया। आप मान लो आप किसी सामने आपके टेबल है मार्बल की, आपने दोनों को ऐसे ग्लासेस को बहा दिया या उल्टा कर दिया, उलट दिया, तो आप देखोगे पानी फौरन से बहता हुआ चला जाएगा, जबकि जो शहद है, हनी है, वो फौरन से फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब हनी के पास, शहद के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पानी के मॉलिक्यूल के पास या तो नहीं है या है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। यह प्रॉपर्टी कहलाती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस, रुकावट, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंसेस। कौन किसे रुकावट दे रहा है? जो
हनी के लेयर्स हैं, मॉलिक्यूल लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं। आप नोट करोगे लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं वो लेयर बाय लेयर करते हैं, एक लेयर पे दूसरी लेयर ऐसे तैरती हुई जाती है, फ्लो करती हुई जाती है। तो हनी के केस में क्या हो रहा है, शहद के केस में क्या हो रहा है कि जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को फ्लो होने नहीं दे रही, आगे बढ़ने नहीं दे रही। अभी कैसे होता है ये सब अभी आएगा, अभी सिर्फ विस्कोसिटी का बेस बना रहे। शहद के केस में क्या हो रहा है कि नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को आगे बहने नहीं दे रही, रेजिस्ट कर रही है। दिस रेजिस्टेंस इज टर्म्ड एज विस्कोसिटी। पानी के केस में क्या है कि जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर को रेजिस्ट तो कर रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कर रही, यही वजह है कि पानी आराम से बहता चला जा रहा है। तो पानी के पास विस्कोसिटी क्या है, कम है। शहद के केस में विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। कुछ बेसिक आइडिया आ रहा होगा। विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस। कौन किसे रेजिस्ट कर रहा है, एक लेयर दूसरी लेयर को रेजिस्ट कर रही है। किस चीज से रेजिस्ट कर रही है, बहने से, फ्लो होने से, स्लाइड करने से, स्लिप करने से रेजिस्ट कर रही है। ठीक हो गया। चलो एक और मिसाल से समझते हैं बात को। देखो देखो बच्चे, हम लोगों ने जब हमारा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फ्रिक्शन के ऊपर मैं तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट का डिटेल लेक्चर कर चुका हूं। मोशन एंड फोर्स लेक्चर नंबर 25, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें, उसी में से एक कॉन्सेप्ट यहां पे रिवाइज कर रहे हैं। मान लो मेरा बेटा ये हमारे पास कोई एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, कोई एक ग्राउंड है, रफ सरफेस है, और मान लेते हैं बच्चे हमारे पास यहां पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, चलो गौर से देखते चलना, बिल्कुल बेसिक से। आपने क्या किया, आपने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करी इस डायरेक्शन में। तो हमें यह बात पता है कि जब हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। अभी ग्राउंड का टेक्सचर जो है वो रफ है, तो जब ग्राउंड का टेक्सचर रफ है इसका मतलब ग्राउंड उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। अब जरा समझना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या काम करती है। ठीक है, ये हम दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की फ्रिक्शन के दरमियान के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। ब्लॉक आगे जा रहा है, ग्राउंड के लिहाज से देखें तो ब्लॉक क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। तो ग्राउंड क्या करेगा, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा पीछे की डायरेक्शन में। इसको हम कहेंगे फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक। ये पहले मैंने वो लिखा है जो फोर्स लगा रहा है, बाद में वो लिखा है जिस पर फोर्स लग रही है। कौन फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, किस पे, ब्लॉक पे। तो हमने ये पढ़ा था फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन को ओपोज करना। ग्राउंड के लिहाज से ब्लॉक जा रहा था आगे, ग्राउंड ने बोला अच्छा बेटा, तो इसने क्या करा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाई। ये फ्रिक्शन यहां पे लगेगी जहां पे ये दोनों सरफेसेस इन कांटेक्ट आ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। ग्राउंड ने ब्लॉक पे फोर्स लगाई तो ब्लॉक भी ग्राउंड पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब जरा थोड़ी देर के लिए देखो, अगर ब्लॉक आगे जा रहा है, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि आप ब्लॉक के ऊपर मौजूद हो। आप इमेजिन कर लो आप कहां पे मौजूद हो, ब्लॉक के ऊपर। तो आपको ब्लॉक मूव करता हुआ तो नजर नहीं आएगा क्योंकि आप तो खुद ब्लॉक के अंदर हो, ऊपर हो। मिसाल से समझो, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे होते हो और सामने स्टेशन के ऊपर आपका कोई दोस्त खड़ा हुआ है, मान लो उसका नाम बिलाल है, आप कहोगे बिलाल आ रहा है, बिलाल नहीं आ रहा, आप बिलाल की तरफ जा रहे हो। हम क्या कहते हैं, स्टेशन आ रहा है, स्टेशन नहीं आता। स्टेशन तो नॉन लिविंग बीइंग है, वो कैसे आएगा, वो अपनी जगह पर है। आपकी ट्रेन उस तरफ जा रही है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है वो आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आप जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हो, आप जहां से चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, आप अपने आप को हमेशा इमेजिन करते हो कि आप रेस्ट में हो, दूसरी चीज मूव कर रही है। तो आपको लगता है स्टेशन आपकी तरफ आ रहा है। वहां पे एक बंदा खड़ा होगा, उसे लगेगा कि आप स्टेशन की तरफ आ रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां देखना, आप कहां पे आ गए, ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक कहां जा रहा है, आगे। आपके लिहाज से जो बंदा यहां खड़ा हुआ है, इसे लगेगा ग्राउंड कहां जा रहा है, पीछे। ब्लॉक आगे जा रहा है लेकिन ये तो खुद कहां पे, ब्लॉक पे है, तो इसको लगेगा ग्राउंड कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा। यानी कि ब्लॉक क्या करेगा, ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, ताकि इसको रोका जा सके। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमने सीखा गया था, ये सारे कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल से फ्रिक्शन में ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं। हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था फ्रिक्शन का काम होता है रिलेटिव मोशन को ओपोज करना। रिलेटिव मोशन को ओपोज करना। ग्राउंड ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया क्योंकि ग्राउंड के लिहाज से ब्लॉक कहां जा रहा था, आगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी पीछे। ब्लॉक के लिहाज से ग्राउंड कहां जा रहा है, पीछे, तो फोर्स कहां लगा रहा है ब्लॉक, इस पे, आगे की तरफ। और फ्रिक्शन हमेशा पेयर की फॉर्म में लगता है, देख रहे हो, पेयर की फॉर्म में लग रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। ग्राउंड ब्लॉक पे लगा रहा है, ब्लॉक ग्राउंड पे लगा रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? गुड। अब यही चीज को हम रेप्लिकेट करने लगे हैं लेयर्स वाले केस में, जो भी आप पढ़ोगे आगे चल के। ठीक है,
देखो मान लो मेरा बेटा ये मेरे पास एक कोई लेयर है, इस लेयर का नाम हमने रख दिया दिस इज लेट्स से लेयर ए। ठीक है बच्चे, दिस इज लेयर ए। ये मान लो मेरा बेटा आपके पास कोई दूसरी लेयर है, इसका नाम आपने रख दिया लेयर बी। गौर से सुनना, अच्छे से सुनना, बार बार सुनना ताकि आपका कॉन्सेप्ट का फील आ रहा हो। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा, मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ये किसी भी लिक्विड की लेयर है, किसी भी फ्लूइड की लेयर है, ये आगे जा रही है 4 मीटर पर सेकंड से। कितने से? ये लेयर ऐसे एक दूसरे के ऊपर है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ऐसे मौजूद है। ठीक है, ऊपर वाली लेयर आगे स्लाइड करने की कोशिश कर रही है, कितनी वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकंड से। नीचे वाली लेयर रुकी हुई है। अभी विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या काम होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। सुनना गौर से, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। बी वाली लेयर, आप अपने आप को इमेजिन करो, आप बी वाली लेयर की जगह पर हो। बी वाली लेयर को क्या लगेगा? ए वाली लेयर आगे जा रही है, तो ये इसका मोशन अपोज करने के लिए इस पे क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। तो बोलेंगे फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। बी लेयर ने ए लेयर पे फोर्स लगाई, कहां पे? पीछे की तरफ। इसका मोशन रिटार्ड करने के लिए, डिसेलेरेट करने के लिए, इसे रोकने के लिए। अच्छा, ए भी क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्यों? देखो भैया, फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? देखो, रिलेटिव मोशन जीरो कब हो जाएगा, ये बात जरा समझो। रिलेटिव मोशन जीरो कब हो जाएगा? अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ए आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, बी रुका हुआ है। या तो बी भी आगे चलना शुरू हो जाए 4 मीटर पर सेकंड से, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। देखो ना भैया, अगर दोनों गाड़ी एक ही वेलोसिटी से चल रही होंगी तो इसके लिहाज से ये वाली और इसके लिहाज से ये वाली रेस्ट में हो गई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे। अगर दोनों रुकी हुई हैं तब भी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी है ए के लिहाज से बी की वेलोसिटी, बी के लिहाज से ए की वेलोसिटी। अगर दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं तो भी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। दोनों रुके हुए हैं तब भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जब ए आगे जा रहा है तो अगर तो बी भी 4 मीटर पर सेकंड से आगे चलना शुरू हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। अगर ए 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, वो रुक जाए तो भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। अब समझना, बी रुका हुआ है, ए चल रहा है, बी चाह रहा है ए भी रुक जाए, तो वो ए को रोकने के लिए उल्टी सिर्फ ने फोर्स लगा रहे हैं। अब सुनो, ए चल रहा है, वो चाह रहा है बी भी चलना शुरू हो जाए, क्योंकि जब ए भाई साहब आगे जा रहे हैं, अगर आप ए के एंड से देखोगे तो उसे बी पीछे जाता नजर आएगा। आप ए के एंड से देखो, ए आगे जा रहा है, लेकिन अगर आप अपने आप को यही अज्यूम कर लो कि आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आपको लगेगा बी कहां जा रहा है? पीछे भागा जा रहा है। तो वो क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो फ्रिक्शन का क्या काम होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। बी ने ए पर फोर्स लगाई ताकि इसका मोशन डिसेलेरेट हो, ए बी पे फोर्स लगा रहा है ताकि इसका मोशन एक्सेलरेट हो। दोनों कर क्या रहे हैं? रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं। एक दूसरे के लिहाज से, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आ रही है उसे मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद सोचो, अगर ए के बी पे फोर्स लगाने से ये चलना शुरू हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड से, तो इन दोनों की आपस की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। दोनों बोलेंगे अच्छा भाई भाई साथ साथ चल रहे हैं। अगर बी के ए पे फोर्स लगाने से ये रुक जाता है तो भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अपने पास अभी तक का हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया? हमने सबसे पहले ये देखा विस्कोसिटी क्या है। तो विस्कोसिटी इज फ्लूइड फ्रिक्शन। जब कभी भी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती है तो इनकी जो रिलेटिव मोशन है, एक लेयर का दूसरी लेयर पे स्लाइड करना, स्लिप करना, इसको जो फोर्स अपोज करती है उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। ये जो फोर्सेज हैं ये क्या कहलाती हैं? विस्कस फोर्स। एंड दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज विस्कोसिटी, फ्लूइड फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। मैंने आपको रिजेम्बलेंस देने के लिए नॉर्मल फ्रिक्शन से कॉन्सेप्ट रिलेट किया। मैंने कहा अगर एक ब्लॉक को रफ सरफेस पे घसीटा जाएगा तो ग्राउंड को लगेगा ब्लॉक सीधे हाथ पे जा रहा है, वो इस पे उल्टे हाथ पे फोर्स लगाएगा। फोर्स अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पे अगर आप खड़े हो जाओ तो ब्लॉक अपनी जगह रुका हुआ है, ब्लॉक पे खड़े हुए बंदे को ऐसा लग रहा है, उसे लग रहा है ग्राउंड कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है, तो ब्लॉक ग्राउंड पे आगे की सिर्फ में फोर्स लगाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और पेयर में होता है और डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा होता हैगा। काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना, रिलेटिव वेलोसिटी को मिनिमाइज करना। अब एक सवाल आता है जहन में, सर एक बात ये बताएं, ऐसा होता क्यों है कि ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम है? इन दोनों की तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? एक बराबर होनी चाहिए। अभी सब समझते हैं, ठीक है। फिलहाल विस्कोसिटी का कुछ फीलर आया थोड़ा बहुत। विस्कोसिटी है क्या? विस्कोसिटी क्या है?
फ्लूइड फ्रिक्शन, जब एक लेयर दूसरी लेयर पे बहने की कोशिश करेगी और नीचे वाली लेयर उसे रोकने के लिए फोर्स लगाएगी, दिस फिनोमिना इज विस्कोसिटी या फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं, अभी हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखो ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ये क्या है, दो हमारे पास प्लेट्स हैं। सर दूसरी कहाँ है, आ रही है, दूसरी भी आ रही है, ये रही। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ये हमारे पास मेरा बेटा क्या है, दो प्लेट्स हैं और यहां पे हमारे पास ऐसे पानी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, गौर से सुनना, ये पानी है, उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। ये मेरा बेटा हमारे पास ऐसे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, पानी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ये नीचे वाली प्लेट जो है ना, ये नीचे वाली जो प्लेट है, इसको मैंने मान लिया ये कैसी है, रेस्ट में है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही। मूव नहीं कर रही तो भाई साहब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ऊपर वाली प्लेट के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई करी, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में क्या कर दी, फोर्स अप्लाई कर दी। सुनिएगा गौर से, कॉन्सेप्ट का फील लेना। ऊपर वाली प्लेट पे मैंने ऐसे क्या करा, फोर्स अप्लाई कर दी। जब फोर्स अप्लाई करी तो ऊपर वाली ये जो प्लेट है, ये मेरा बेटा आगे मूव करेगी विद सम वेलोसिटी। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है या v0 है, कोई भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब बच्चे देखो, अब इमेजिन करो ऐसे आपके पास एक प्लेट है, ऐसे नीचे एक प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आपने पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो इस प्लेट के बिल्कुल नीचे वाली पानी के मॉलिक्यूल्स की लेयर होगी वो प्लेट के साथ चिपकी हुई होगी, क्योंकि पानी के अंदर एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं। हाँ या ना, पानी के अंदर सर एडहेसिव फोर्सेस क्या होती है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान चिपकने की सलाहियत। मिसाल से समझो, आप लोगों को खुदा ना खास्ता कभी बुखार हो जाए तो आपने थर्मामीटर इस्तेमाल किया है। थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है, वो मरकरी आगे जाता है और आपको रीडिंग बता रहा होता है कि आपको बुखार कितना है। अगर वही थर्मामीटर किसी और बुखार वाले बंदे को इस्तेमाल करना हो, आप क्या करते हो, ऐसे झटकते हो मरकरी वाले थर्मामीटर को, तो मरकरी वापस पीछे आ जाता है। याद आ रहा है? अब सोचो हम उसके अंदर पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते, थर्मामीटर की प्राइस भी कम हो जाएगी। बच्चे पानी इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा समझना, जब आप थर्मामीटर को ऐसे झटकते हो ना तो सारा का सारा मरकरी पीछे आ जाता है। अगर उसमें पानी होता, कोई भी कलरफुल सा पानी डाल दो, पानी के अंदर मार्कर की इंक मिला के डाल दो, उसके अंदर कुछ भी डालोगे तो आधा पानी पीछे आएगा, कुछ पानी आगे चिपक जाएगा, कुछ पानी आगे चिपक जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर आपस की फोर्सेस से ज्यादा एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेंट होती हैं। एडहेसिव फोर्सेस क्या है, अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स। एडहेसिव ए से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद रखना, ए से अलग आ रहा है, ए से एडहेसिव आ रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स को कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। तो गिलास के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पानी के मॉलिक्यूल्स की। तो कुछ वहां चिपका रहेगा, कुछ वहां चिपका रहेगा, कुछ यहां आ जाएगा। मरकरी में उल्टा होता है, मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, एडहेसिव फोर्सेस कम होती हैं। तो गिलास और मरकरी के दरमियान की फोर्स कम है और मरकरी की फोर्स ज्यादा है, इसलिए सारा का सारा मरकरी कहां आ जाता है, पीछे आ जाता है। तो यही बात यहां बता रहा हूं। आपने जो मेटल प्लेट्स लिए हो, क्या सीन है, उसके दरमियान में हमने पानी भरा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं इस मेटल प्लेट के बिल्कुल नीचे वाले जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो मेटल प्लेट के साथ चिपके हुए होंगे। सिमिलरली इस प्लेट के बिल्कुल ऊपर वाले ये भी मेटल प्लेट के साथ चिपके हुए होंगे। हाँ या ना, एडहेसिव फोर्सेस की वजह से। अब सोचना, अगर मैं इस मेटल प्लेट को खींचता हूं, इस मेटल प्लेट पे फोर्स लगाता हूं और ये v0 वेलोसिटी से मूव करता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसके बिल्कुल नीचे वाली जो लेयर है जो इसके साथ चिपकी हुई थी एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, वो भी इसी वेलोसिटी से आगे जाएगी? बोलो हाँ या ना। वो भी क्या करेगा, इसी वेलोसिटी से आगे जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? आपने क्या करा, इस मेटल प्लेट पे फोर्स लगाई और ये v0 वेलोसिटी से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। तो इसके साथ जो बिल्कुल इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल से चिपके हुए थे वो भी इसी वेलोसिटी से क्या होंगे, आगे जाएंगे। अब क्या होगा, मान लो यहां पे आपके पास ये वाली एक लेयर है, इस लेयर को मैंने नाम दे दिया ए का। एक लेयर तो आगे जा रही है विद वेलोसिटी v0, मान लेते हैं यही वाली वो वेलोसिटी v0 वाली लेयर है जो उसके साथ चिपकी हुई थी और आगे जा रही है। यहां पे मान लो मेरा बेटा कौन सी लेयर है, बी लेयर है। अब ये बी लेयर क्या करती है, समझना गौर से, ये बी लेयर क्या करेगी, ये बी लेयर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए। इसका मोशन क्या करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए, ताकि रिलेटिव वेलोसिटी कम हो सके। और ए वाली लेयर बोलेगी बेटा हम आगे जा रहे हैं, आप भी आगे चलो, ताकि हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो, मिनिमाइज हो, रिलेटिव मोशन क्या हो, मिनिमाइज हो। तो जो ए वाली लेयर है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी। भैया कहानी समझ में आ रही है?
कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो सवाल मुश्किल नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को फील करो। आपने इस प्लेट पे फोर्स लगाई तो इसके साथ चिपके हुए मॉलिक्यूल्स कहां जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। उसकी नीचे वाली लेयर जो है वो इनका मोशन रिटार्ड करने के लिए इस पे क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। जबकि ये वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे आगे की तरफ फोर्स लगा रही है। क्यों? ये दोनों ही विस्कस फोर्सेस हैं। दे बोथ आर विस्कस फोर्सेस। क्यों सर? विस्कस फोर्सेस का काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना, लेयर्स के दरमियान के रिलेटिव मोशन को अपोज करना। अभी देखो रिलेटिव मोशन अपोज कैसे होता है, मैंने पहले बताया था, मैं फिर बता देता हूं रिलेटिव मोशन की अपोजिशन से क्या मुराद है। मान लो भाई ये हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी। ए भाई साहब आगे जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से, बी भाई साहब आगे जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 6 मीटर पर सेकंड। ए को दिखेगा कि बी हर सेकंड 6 मीटर उससे आगे हो रहा है। क्यों? एक सेकंड में ये 4 मीटर आगे बढ़ा, उसी सेकंड में ये 10 मीटर आगे बढ़ा। नेट रिजल्ट कितना आया? 6 मीटर का। ये 4 गया, ये 10 गया, 4 से 4 चला गया, 6 बचा। ए को लगेगा बी 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे जा रहा है, बी को लगेगा ए 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पीछे रहता जा रहा है। अगर आपने इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करना है, रिलेटिव मोशन को जीरो करना है, दो तरीके हैं, गौर से देखो। तरीका नंबर 1, आप ए की वेलोसिटी को बढ़ा के क्या कर दो? 10, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 0, दोनों को लगेगा दोनों एक ही, दोनों रेस्ट में है क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे? भागे भागे जा रहे होंगे। तरीका नंबर 2, इसको 4 रहने दो, इसकी वेलोसिटी को कम करके क्या कर दो? 4 कर दो। अभी भी दोनों को लगेगा दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है? रेस्ट के अंदर है। तो यही बात तो मैं बता रहा हूं। अभी ये वाली v0 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो ये नीचे वाली को भी बोलेगी चल बेटा तू भी मूव कर, ताकि रिलेटिव मोशन क्या हो? मिनिमाइज हो। ये ऊपर वाली को रिटार्ड करेगी ताकि रिलेटिव मोशन क्या हो? मिनिमाइज हो। अब जब ये बी वाली भी है, ये भी कुछ वेलोसिटी से क्या होगी? मूव करना शुरू हो जाएगी। समझना, इसकी फोर्स जब इस पे लगी तो ये भी क्या हो रही है? मूव करना शुरू हो रही है। और ये वाली फोर्स जो ऐसे लगती है, अलोंग द लेयर जो फोर्स लगती है, अलोंग द लेयर जो फोर्स लगती है, ध्यान में रखिएगा, अलोंग द लेयर जो फोर्स लगती है ना मेरा बेटा, इसको हम टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इसको हम टेंजेंशियल फोर्स का नाम देते हैं, या इसको हम फोर्स, इसको हम टेंजेंशियल फोर्स का नाम देते हैं, या इसको हम शियर फोर्स का नाम देते हैं। सर शियर फोर्स क्या है? बच्चे शियर फोर्स का लफ्ज आया है शियर स्ट्रेस से। देखो ये जब इसके ऊपर अलोंग द लेयर ऐसे फोर्स लगा रही है तो इन मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन है वो डिसलोकेट हो रही है, आगे मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये ऐसी फोर्स, अगर मैं मान लो इसके ऊपर ऐसी फोर्स लगाता हूं और मेरे फोर्स लगाने से ये वाले मॉलिक्यूल खिसक के आगे चले जाते हैं, तो ये शियर फोर्स है। शियर स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जितनी फोर्स लगाई डिवाइडेड बाय जितने एरिया पे लगाई, दैट इज शियर स्ट्रेस। तो ये यहां से है, ध्यान में रखिएगा ये बात, ठीक है। अब ये वाली लेयर जब आगे जाने की कोशिश करेगी, गौर से सुनना, ये जो नीचे वाली लेयर है ये क्या करेगी? ये इसका मोशन रिटार्ड करेगी, फोर्स अप्लाइड बाय सी ऑन बी। फिर बी वाली सी पे फोर्स लगाएगी आगे जाने के लिए, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन सी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये सब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, और इनके आपस में फोर्सेस लगाने का एक ही मकसद है, रिलेटिव मोशन को मिनिमाइज करना। पॉइंट समझ में आ गया? रिलेटिव मोशन को क्या करना चाह रहे हैं? मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। एक और तरह से, अब मैं सेम कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, गौर से देखना। एक और तरह से सेम बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको एक और तरह से समझा रहा हूं। मान लो मेरा बेटा ये आपके पास मेटल प्लेट है, समझना, वही मेटल प्लेट जिसकी अभी बात चल रही थी। ये मेरा बेटा ये हमारे पास क्या है? मेटल प्लेट है। अब देखना यहां पे इसके दरमियान में आपने क्या है? पानी भरा हुआ है। ये पानी की डिफरेंट लेयर्स हैं। अब नीचे वाली जो आपकी प्लेट है ये मेरे बच्चे कैसी है? रेस्ट के अंदर है, स्टेशनरी है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो जो लेयर इसके बिल्कुल ऊपर होगी, गौर से सुनना, जो लेयर इसके बिल्कुल ऊपर होगी वो कैसी होगी? रेस्ट में होगी, हाँ या ना? जो लेयर इसके साथ बिल्कुल चिपकी हुई होगी, इसके बिल्कुल ऊपर होगी, वो भी रेस्ट में होगी। अब जब ऊपर वाली लेयर्स मूव करने की कोशिश कर रही है तो वो इसको भी बोलेंगी भाई तू मूव करने की कोशिश कर। ये उल्टा क्या करेगी? उसका मोशन रिटार्ड करने की कोशिश कर रही है। तो अब आप नोट करो कहानी क्या हो रही है। सबसे ऊपर वाली लेयर मूव कर रही है विद वेलोसिटी v0, सबसे नीचे वाली लेयर कैसी है? रेस्ट में है। तो क्या आपको यह बात नजर आ रहा है कि अगर ये 10 लेयर्स हैं तो सबसे ऊपर वाले की जो वेलोसिटी है मैक्सिमम होगी, उससे कम उससे नीचे वाले की, और कम और नीचे वाले की, और कम और नीचे वाले की, फाइनली आखिरी वाले की जो रिवर बेड के साथ या बिल्कुल बेस प्लेट के साथ इन कांटेक्ट है, वहां की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है?
यानी कि इनकी अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल बनाऊंगा तो ऐसे होगी, सबसे ऊपर वाले की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद वाले की वेलोसिटी, फिर उसके बाद वाले की वेलोसिटी, और यानी कि जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल है। यानी कि हम कहेंगे अगर इसमें n लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं तो इन सब की जो वेलोसिटी है वो 0 और v0 के दरमियान में होगी। 0 जो है वो आपके पास रिवर बेड के साथ, रिवर बेड का मतलब जो बिल्कुल बॉटम मोस्ट लेयर है, जो ऐसे सरफेस के साथ चिपकी हुई है, जो रेस्ट में है, जो मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी है। और v0 जो है ये बिल्कुल ऊपर वाले लेयर के साथ है, जो किसी ऐसे सरफेस के साथ है जो कि मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v0, और बाकी सबकी इनके बीच में होगी। पॉइंट समझ में आ गया? भाई साहब ये नीचे वाले थे, ये रुके हुए थे, ये अपने से ऊपर वाले का मोशन रिटार्ड करेंगे, वो अपने से ऊपर वाले का रिटार्ड करेंगे, वो और ऊपर वाले का रिटार्ड करेंगे, वो और ऊपर वाले का रिटार्ड करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक और तरह से समझ लो, ये जो प्लेट है ये कैसी है, रुकी हुई है, ये अपने से ऊपर वालों को बिल्कुल रोकने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उससे ऊपर वालों को इतना नहीं रोक सकती, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, फ्री होते जा रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया? नहीं तो इसको वाइस वर्सा देख लो, ऊपर से देख लो। जब आपने इस प्लेट के ऊपर फोर्स लगाई, ये आगे जा रही है विद सम वेलोसिटी v0, इसकी बिल्कुल नीचे वाली लेयर वो भी वेलोसिटी v0 से जाएगी, उससे नीचे वाली उससे कम वेलोसिटी जाएगी। क्यों? ये उस पर फोर्स लगाएगी और नीचे वाला उसका मोशन रिटार्ड करेगा। फिर उससे नीचे वाली और कम वेलोसिटी जाएगी, क्योंकि ये उसको आगे चलाने के लिए फोर्स लगाएगी, उसके नीचे वाला उसका मोशन रिटार्ड करेगा। ये सारा काम हो क्यों रहा है? ये सारा काम इसलिए हो रहा है ताकि रिलेटिव मोशन को मिनिमाइज किया जा सके। तो हमें ये नजर आता है जब ये कहानी होती है। एक और चीज ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप में से जो लोग आगे चल के मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे वो इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। 2 साल इंजीनियरिंग में ये कोर्स पढ़ाया जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स 1, फ्लूइड मैकेनिक्स 2 के नाम से। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही केस है हमारे कोर्स में कि बॉटम प्लेट हमेशा रुकी हुई होगी, ऊपर वाली प्लेट हमेशा मूव करेगी, तो हमेशा यही वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा हमारे पास। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले की वेलोसिटी मैक्सिमम, नीचे वाले की वेलोसिटी मिनिमम। ठीक है, चलो अब यहां पे आप नोट कर रहे हो कि आपके पास वेलोसिटी के दरमियान में एक डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। यहां की वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां की वेलोसिटी क्या है, 0। इनके दरमियान में अगर मैं डिस्टेंस मान लूं, मिसाल के तौर पे x डिस्टेंस है, तो हम कहते हैं ये जो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है वेलोसिटी का, यहां से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या डिफाइन करते हैं मेरा बेटा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा x, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। इतना हिस्सा कॉपी करो, अभी समझते हैं हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। चलो मेरा बेटा देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। देखो बच्चे, हमें यह बात तो समझ में आ गई कि जब आप प्लेट को स्लाइड करोगे तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। मान लेते हैं कि ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, समझना, और उससे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी उससे कम होगी, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रही आगे बढ़ने के लिए, और इससे नीचे वाला इस पे फोर्स लगा रहा है इसे रिटार्ड करने के लिए। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। इससे नीचे वाले की और कम है, वो मान लेते हैं 9 मीटर पर सेकेंड। उससे नीचे वाले की मान लेते हैं जनाब 6 मीटर पर सेकेंड। इससे नीचे वाले की मान लेते हैं जनाब 3 मीटर पर सेकेंड। इससे नीचे वाले की मान लेते हैं जनाब 0 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहां पे हम इनके दरमियान में डिस्टेंसेस भी मार्क कर लेते हैं कि भाई ये पहली लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान में कुछ डिस्टेंस है, यहां भी कुछ डिस्टेंस है, ये भी कुछ डिस्टेंस है मेरा बेटा, ये भी क्या है, कुछ डिस्टेंस है। अभी आपको मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट समझा रहा हूं, देखो आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट सबसे ऊपर है, कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट का फील लेना। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो, ऊपर वाली वेलोसिटी और बॉटम वाली वेलोसिटी किस बेस पर आ रही है। ऊपर वाली वेलोसिटी आपने जो प्लेट खींची थी, जो प्लेट थी, जो सरफेस था, जो वाटर के साथ इन कांटेक्ट था, आपने उसे घसीटा, उस पर फोर्स लगाई, उसके साथ एडहेजन की वजह से, एडहेसिव फोर्सेस की वजह से जो मॉलिक्यूल चिपके हुए थे वो आगे आना शुरू हुए। जब वो आगे आना शुरू हुए तो उनकी वेलोसिटी तो हो गई मैक्सिमम। उससे नीचे वालों की कम क्यों है? क्योंकि ये लेयर इन पे फोर्स लगा रही है आगे आने के लिए, लेकिन उससे नीचे वाली लेयर इनको क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, तो कम हो गई भाई वेलोसिटी। सिमिलरली यहां की वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि ये उस प्लेट के साथ चिपके हुए हैं जो रेस्ट में है, जो मूव नहीं कर रही। वो रिवर बेड हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो इससे ऊपर वाले क्यों मूव कर रहे हैं? ये इनको रोकने के लिए फोर्स लगा रहा है, रिटार्ड कर रहा है, लेकिन इससे ऊपर वाला इसे आगे बढ़ाने के लिए फोर्स लगा रहा है।
पॉइंट समझ में आ गया? फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखना। अब मैंने कहा भाई ये वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि वेलोसिटी वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। लेंथ क्या बोले? डिस्टेंस, यानी कि जो ऊपर से नीचे आ रहे, इस पॉइंट से यहां पे आ रहे, पहली लेयर से आखिरी लेयर पे आ रहे, तो वेलोसिटी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। ये मैंने एक डमी वेलोसिटी प्रोफाइल ली है, हमारे कोर्स में यही एक शामिल है। मतलब ये वैल्यूज के साथ नहीं, इस तरह का कि बॉटम जीरो है, ऊपर मैक्सिमम है, और बाकी सबकी जो वेलोसिटी है जो मैंने अभी लिख के दिखाया था वो है इन बिटवीन जीरो एंड वी नॉट। ज़हन में रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। इतना ज़्यादा नहीं होता एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान में, लेकिन मैं आपको फिलहाल क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। अब हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने अभी कहा था जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस। इसको किताब में डेल्टा एल से भी शो करते हैं, डेल्टा जेड से भी शो करते हैं, डेल्टा वाई से भी शो करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, समझना। मान लो हम यहां के लिए निकाल लें वेलोसिटी ग्रेडियंट, सुनना गौर से समझना, ठीक है? इसके लिए डिफाइन कर रहा हूं पहली 2 लेयर्स के लिए। इस लेयर को नाम दे देते हैं ए का, इस लेयर को नाम दे देते हैं बी का। लेयर ए और लेयर बी के लिए मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन कर रहा हूं। यहां से यहां जाते हुए वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 15 माइनस 12, यही आया ना भाई, 3 मीटर पर सेकंड का। और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? देखो ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? 3। 15 माइनस 12 3, और यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है। और अपॉन में क्या आ गया? 3 मीटर। मीटर से मीटर मर गया, क्या बनता है? 1 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स कैसे आया? ये सेकेंड यहां पे डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा था, जब मीटर से मीटर मर गया और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन गया? सेकेंड इनवर्स। अच्छा, किसी और 2 लेयर्स के दरमियान में भी निकाल के देखते हैं। मान लो ये बी है और ये क्या है? सी है। बी और सी के दरमियान में देखो जरा, बी और सी के बीच में देखते हैं जरा। बी का क्या है? 12, सी का क्या है? 9। तो भाई 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या है? 3। समझना, 12 माइनस 9 कितना हुआ? 3 मीटर पर सेकेंड। अपॉन में क्या आया? 3 मीटर। मीटर से मीटर मर गया, 3 से 3 मर गया, क्या आया? 1 सेकेंड इनवर्स। सर क्या हमेशा 2 सक्सेसिव लेयर्स के दरमियान में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है क्या कि भाई यूनिट लेंथ कवर करने पे वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है? आसान तरीन भाषा में, अगर आप यूनिट लेंथ ऊपर से नीचे आए तो चेंज कितना आ रहा है? सिंपल, और कुछ नहीं बता रहा। यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट से देख लो ना, इसकी यूनिट से देख लो क्या बता रहा है? मीटर पर सेकेंड पर मीटर। समझना, 1 मीटर लेंथ कवर करने पर कितने मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है? मान लो ऊपर से नीचे आ रहे, तो 1 मीटर नीचे जाने पर वेलोसिटी में क्या चेंज आया? 1 मीटर और नीचे जाने पर वेलोसिटी में क्या चेंज आया? दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। आप लोग आगे जाओगे, क्लास 12 में आओगे, तो वहां हम पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए पढ़ते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो भी यही चीज है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। एक कदम आगे बढ़ाने पे पोटेंशियल कितना गिरता है? दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ गई? वो तब पढ़ेंगे जब आएगा तो। खैर, अच्छा, मैं बोल रहा था क्या हमेशा 2 सक्सेसिव लेयर्स के दरमियान हमेशा सेम आएगा? कोई लाजमी नहीं है, चेंज भी आ सकता है, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में हमेशा कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। सही है? मैं चाहूं तो इस ए और आखिरी लेयर के दरमियान भी निकाल सकता हूं। मान लो ये जो आखिरी लेयर है, ये जिसकी मैंने वेलोसिटी 0 ली हुई है, इसको मैं कहता हूं लेट्स से ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ, इसको कहते हैं एफ लेयर कह देते हैं इसको। ठीक है, मैं लेयर ए और एफ के दरमियान में निकाल रहा हूं। किस किस के दरमियान में? लेयर ए और एफ के दरमियान में वेलोसिटी ग्रेडियंट मालूम कर रहा हूं। ए लेयर की वेलोसिटी 15, एफ लेयर की वेलोसिटी 0, इनके दरमियान का डिस्टेंस 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15। सही हो गया? तो क्या आ रहा है भाई? 15 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में आ गया 15 मीटर। भाई साहब यहां से यहां आते हुए चेंज कितने का आया? 15 मीटर पर सेकेंड का। डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 मीटर। तो क्या आ रहा है? 1 सेकेंड इनवर्स। पॉइंट समझ में आ गया? दिस वॉज वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस्तेमाल किया है, अभी समझ में आएगा। अभी तक की जितनी कहानी पढ़ ली उसको जल्दी से सम अप कर ले। हमने क्या कहानी पढ़ी अब तक? हमने ये कहानी पढ़ी भाई लोग कि विस्कोसिटी या फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? फ्लूइड की लेयर जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती हैं तो इन दोनों के दरमियान में
जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। काम क्या है? रिलेटिव मोशन को मिनिमाइज करना, रिलेटिव मोशन को ओपोज करना। जो लेयर स्लाइड कर रही होगी वो नीचे वाले को घसीटेगी कि भाई तू मेरे साथ स्लाइड कर। जो लेयर रुकी हुई है या कम वेलोसिटी है जिसकी, वो ऊपर वाले को घसीटेगी कि भाई मैं तेरा मोशन डिसेलेरेट कर रहा हूं ताकि तू आहिस्ता चल, ताकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए। कॉन्सेप्ट का फील आया। हमने कहा कि भाई अगर ऐसी दो प्लेट्स हैं, एक रिवर बेड है, एक ऊपर कोई कश्ती, मान लो रिवर बेड है, एक ऊपर कोई बोट है, बोट कश्ती आगे चलने की कोशिश कर रही है, तो कश्ती के बिल्कुल नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी रफ्तार से चलेंगे। जो नीचे रिवर दरिया के बेड के साथ सरफेस के साथ मॉलिक्यूल है वो रुके हुए हैं, तो एक वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम, उससे नीचे वाले की कम। क्यों कम है? क्योंकि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली को आगे जाने के लिए फोर्स लगा रही है, लेकिन उससे नीचे वाली उसे पीछे घसीट रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से एक वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है या वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिस्ट करती हैगी। ठीक है, अच्छा, हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ गया। अब कुछ और चीज समझते हैं। अभी तक हमने विस्कोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया। विस्कोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए ही हम ये सारी की सारी कार्रवाई पढ़ रहे हैं या कहानी समझ रहे हैं, ताकि हम अपने टारगेट क्वेश्चन तक आ सके। ठीक है, यहां तक हमें कार्रवाई क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो मेरा बेटा, जब हमने हमारा नॉर्मल फ्रिक्शन पढ़ा था जो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान में था, जो मैंने आपको बताया ना मोशन एंड फोर्स का मेरा लेक्चर नंबर 25 है, उसमें हमने ना दो चीजें पढ़ी थी। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, एक था मेरा बेटा हमारे पास हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, एक था मेरे बच्चे हमारे पास हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है आपका वेरिएबल। कैसा होता है? वेरिएबल होता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका होता है कांस्टेंट। जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो ये फ्रिक्शन वेरी करता है 0 से लेके म्यू एस टाइम्स ऑफ एन तक। म्यू एस इंटू एन कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि एक रफ सरफेस एग्जर्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है एक्शन के ऊपर, कितना एक्शन फोर्स है। मान लो ये एक गाड़ी है, ऐसे रफ सरफेस पे खड़ी हुई है, जमीन के पास सलाहियत है 5 न्यूटन लगाने की स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मैंने इस पे 3 न्यूटन फोर्स लगाई, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। जमीन 3 न्यूटन लगा के बैलेंस कर देगी, जितना मैं लगा रहा हूं उतना जमीन लगा रही है। मैंने 5 लगाई, गाड़ी अब भी आगे नहीं जाएगी, जमीन 5 लगा के बैलेंस कर देगी। लेकिन जैसे ही मैं 5.1 लगाऊंगा, अब स्टैटिक फ्रिक्शन इसे रोक नहीं पाएगा, तो गाड़ी आगे स्लाइड कर जाएगी, और अब इन दोनों के दरमियान में जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला था एफ के, वो हमारे पास था म्यू के इंटू एन। ये रिवाइज करने का यहां पे कॉन्सेप्ट क्या था, ताकि आपको यहां से ना सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज साथ साथ बता दी जाए। अभी तक आपने सिमिलैरिटी तो देख ली, जो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान का फ्रिक्शन था वो भी रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी भी रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है, देख लिया। अब डिससिमिलैरिटीज देखें जरा। काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन हो, दोनों में से कोई रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। समझना गौर से, ये फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज जरूर कर रहा है। जैसे मैंने ब्लॉक वाली मिसाल ली, ब्लॉक को आगे घसीटा तो ग्राउंड उस पर पीछे फोर्स लगा रही है, और ब्लॉक ग्राउंड पे आगे फोर्स लगा रहा है, लेकिन रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये एक सरफेस पे आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और इसी सरफेस पे सेम ब्लॉक, यही सेम ब्लॉक आगे जा रहा है 200 मीटर पर सेकंड से। समझना जरा, सेम ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है तो दोनों का एन कैसा होगा? सेम होगा, क्योंकि एन यहां पे किस पे आ जाएगा? mg से आएगा, एन ऊपर होगा, वेट नीचे होगा। दोनों के लिए एन सेम है, और मैंने कहा सरफेस सेम है, तो दोनों के लिए म्यू के का वैल्यू भी क्या होगा? सेम होगा। तो मेरा बेटा दोनों पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी वो कैसी होगी? एक बराबर होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है भैया? काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों पे कैसी लगेगी? एक बराबर। तो रिलेटिव मोशन कितना है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है यहां पे। जबकि जो अभी हम फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसकी हम फोर्स डिफाइन करेंगे, विस्कस फोर्स, वो डिपेंड करेगी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है या कम है। गौर से सुनना, अगर दो लेयर्स के दरमियान की रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर दो लेयर्स के दरमियान की रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अभी पढ़ेंगे, तभी तो वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन किया है। वेलोसिटी ग्रेडियंट किस पे डिपेंड कर रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी पे। अभी आपने पढ़ा, आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट था इसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो भाई साहब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डेल्टा वी पे डिपेंड कर रहा है, और डेल्टा वी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एक दूसरे के लिहाज से वेलोसिटी में फर्क। तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी।
जबकि यहां पे जो आपकी सॉलिड सरफेसेस के दरमियान की फ्रिक्शन है वो ऐसे किसी पंगे में नहीं था या वो ऐसे किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं था। पॉइंट समझ में आ गया? गुड, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान का फ्रिक्शन था वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। जबकि आपका जो फ्लूइड फ्रिक्शन था वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता। पॉइंट समझ में आ गया? तीसरी चीज या तीसरी डिसिमिलैरिटी, आपका ये जो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान का फ्रिक्शन है, ध्यान में रखिएगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया इन कॉन्टैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मैं आपको मोशन एंड फोर्स के अंदर लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे इस पॉइंट को साबित भी किया है, आप जाके चेक कर लेना अगर नहीं याद तो। फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। अगर दो सॉलिड सरफेसेस हैं, मान लो एक ये, आप इनको ऐसे रगड़ो या ऐसे रगड़ो, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक बराबर आएगी। जबकि यहां पे एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंडेंट होगा। अगर आपने प्लेट ऐसे पानी के साथ टच करी तो फ्लूइड फ्रिक्शन और होगा, ऐसे पानी के साथ टच करी तो फ्लूइड फ्रिक्शन और होगा। सिमिलैरिटीज भी बता दी, डिसिमिलैरिटीज बता दी। डिसिमिलैरिटीज तीन बताई हैं। पहली, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, दिस इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा, फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज जरूर करता है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा या कम होने से इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता, इस पे फर्क पड़ेगा। सही, ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस पे, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है मेरा बच्चा, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं और इसका फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। चलो मेरे बच्चे, अब हम फाइनली डिफाइन करने लगे कि हमारे पास विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला है। विस्कस फोर्स कौन सी है? जो टेंजेंशियल फोर्स है। जब एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लाइड करने की कोशिश कर रही है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं, नीचे वाली ऊपर वाली को पीछे खींच रही है, टेंजेंशियल फोर्स, शियर फोर्स, ताकि उसका रिलेटिव मोशन मिनिमाइज करें। हर अच्छे काम की तरह यहां पर भी सबसे पहले जिसने ये फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया वो हमारे पास था न्यूटन, जिसने फ्लूइड फ्रिक्शन को डिस्कवर किया या फ्लूइड फ्रिक्शन पे सबसे पहले काम किया। तो भाई साहब, ये जो फोर्स है जिसको आप विस्कस फोर्स कह रहे हो, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, एरिया पे डिपेंड करती है कि कितना एरिया इन कांटेक्ट है। जितना ज्यादा एरिया इन कांटेक्ट होगा विस्कस फोर्स उतनी ज्यादा होगी। दूसरी चीज डिपेंड करती है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। जितना ज्यादा वेलोसिटी का प्रोफाइल वेरी कर रहा है, ऊपर की वेलोसिटी जितनी ज्यादा, नीचे की वेलोसिटी जितनी कम, विस्कस फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन उतना ज्यादा है। उसे रोकने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए विस्कस फोर्स भी उतनी ज्यादा चाहिए। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो मेरा बेटा यहां पे हमारे पास इक्वल टू आता है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये एज ए कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास। ठीक है मेरा बच्चा, ये कैसे आ रहा है? एज ए कांस्टेंट आ रहा है और एक नेगेटिव साइन आता है। अब आहिस्ता आहिस्ता जरा पहले इस फॉर्मूले को समझ लो, ये है क्या चीज। देखो मेरा बेटा, ये जो एफ वी है, ये एफ वी आपके पास क्या है? दिस एफ वी इज बेसिकली द विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी की वजह से आने वाली फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से आने वाली फोर्स, रिलेटिव मोशन को मिनिमाइज करने वाली फोर्स। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि भाई ये फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। एक लेयर को दूसरी लेयर जहां जाती हुई दिखेगी उसके उल्टे सिम में फोर्स लगेगी। बी वाली को ए लेयर आगे जाती दिख रही है, फोर्स पीछे लगेगी। ए वाली को बी लेयर पीछे आती दिख रही है तो इस पर फोर्स आगे लगेगी। ये चीज नेगेटिव साइन बता रहा है। नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है? कि भाई फ्रिक्शन की फोर्स है और इसका काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना। आपकी किताब में अगर कहीं नेगेटिव साइन लगा हुआ ना हो तो जहन में रखिएगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेचर की बात नहीं कर रहे। नेचर नेगेटिव साइन से पता चलती है। ये जो ईटा है अपने पास, दिस ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है भाई लोग? ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और नेचर तो मटेरियल ही हो गया, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कैसे करता है अभी देखते हैं। पहले मटेरियल का देख लो जरा।
मटेरियल जैसे मैंने स्टार्ट में मिसाल लिया था पानी का और शहद का, तो शहद का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा उसकी लेयर्स के दरमियान में विस्कस फोर्स भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो शहद का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है इसलिए वो आराम से नहीं बह रहा था, पानी का कम है इसलिए वो आराम से बह रहा था, दबा के बह रहा था। पॉइंट समझ में आ गया। और ए क्या है, ए आपके पास है एरिया ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। और डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, जिसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैंगे। ठीक है, इससे परेशान नहीं होना। अगर आप इसको किसी अच्छी किताब में देखोगे ना तो ये भयानक अंदाज में भी दिया होता है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल करके बता दिया कि वो इस तरह से कहता है, भाई आपको मान लो कि आपके पास, बस मुश्किल करके कहने की, मान लो आपके पास ये जो नीचे वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी v है, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी क्या है, v प्लस डेल्टा वी। और नीचे से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे कह दिया x है, और ये वाला डिस्टेंस कह दिया कितना है, डेल्टा x। तो कहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो भैया हमने भी तो आपको यही बताया, बस आसान भाषा में, कि ऊपर वाली की जितनी वेलोसिटी ज्यादा है उसको डिवाइड कर देंगे, दोनों लेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस है। जो और थोड़ा मुश्किल करेगा वो यहां पे डेल्टा v की जगह पे कर देगा dv, और यहां पे कर देगा dx, और यहां पे कर देगा dv, यहां कर देगा dx। तो भाई बात वही है, कान को यहां से पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो। ठीक है, बस चीजों को सिंपल रखने के लिए मैंने आसान भाषा में बता दिया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलो गुड हो गया। नेगेटिव साइन जो है सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स कैसी है, फ्रिक्शन वाली फोर्स है, और इसका काम रिलेटिव मोशन को अपोज करना है, जैसे सॉलिड फ्रिक्शन पड़ा था जो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान में थी। ठीक है, ये न्यूटन का फॉर्मूला है, इसको हम न्यूटन का लॉ ऑफ विस्कस फोर्स भी कहते हैं, या न्यूटन फॉर्मूला टू कैलकुलेट विस्कस फोर्स भी कहते हैं। अब अगर मैं यहां से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करूंगा, देखो भैया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बन जाएगा, F। अभी मैं सिर्फ A को वहां भेज रहा हूं, गौर से देखना, A को वहां भेजा तो ये A आ गया। अब उसके बाद डेल्टा V बाय डेल्टा एक्स को भेजा, देखो सही किया मैंने, गौर से देखो सही किया। पहले मैंने A को यहां भेजा तो ये बन गया F बाय A, ये हो गया। ये जो चीज है ना मेरा बेटा, ये कहलाता है आपके पास शियर स्ट्रेस। क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेस। ये क्या चीज है, ये है मेरा बेटा हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है क्या। एक तो मैंने आपको आसान भाषा वाली डेफिनेशन बताई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो कांस्टेंट है जो किसी भी मटेरियल का गाढ़ापन बताता है। कोई भी मटेरियल कितना गाढ़ा है, एक के ऊपर एक लेयर को स्लाइड करने में कितनी दुश्वारी देगा, वो कौन बताता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। टेक्निकल टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो है किस किस का, शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस ऐसे वाला स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ऐसे वाला स्ट्रेस, टेंजेंशियल लगने वाली फोर्स की वजह से आने वाला स्ट्रेस जो मॉलिक्यूल को डिसलोकेट करने की सलाहियत रखता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो चेंज इन वेलोसिटी प्रोफाइल आ रहा है। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी हो भाई साहब तो यूनिट निकाल लेते हैं। देखो इसी को मैं ईटा को ऐसे लिख सकता हूं, ईटा विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा v। F की यूनिट क्या है, न्यूटन। x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। A क्या है, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। पर सेकंड ऊपर चला जाएगा तो यहां सेकंड आ गया, 1 मीटर से 1 मीटर मर गया, क्या बनता है भाई, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यह यूनिट जहन में रहेगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसी यूनिट को हम डेकापॉइज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेकापॉइज यूनिट। क्यों सर, अभी पता चलेगा। ये आपकी जो यूनिट है ना भाई, ये आपकी है एसआई वाली यूनिट या एमकेएस वाली यूनिट। अगर आपको सीजीएस वाली यूनिट चाहिए, देखो भाई सीजीएस वाली यूनिट क्या आएगी, न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, डाइन, क्योंकि न्यूटन का इक्विवेलेंट डाइन है। सेकंड की जगह सेकंड आएगा, अपॉन में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर की जगह क्या आ जाएगा, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्विवेलेंट होता है मेरा बेटा किसके, पॉइस के। जैसे सर ये पॉइस क्या है, पॉइस मेरा बेटा एक फिजिसिस्ट था जिसने फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत सारे काम किए थे। पॉइस इक्वेशन भी एक चीज होती है जो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए हम
नहीं पढ़ रहे, वरना आप में से जो लोग आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे वो इसको लिख लें, आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे पॉइस इक्वेशन के नाम से, ठीक है। तो ये पॉइस का ऑनररी यूनिट है, इसका इक्विवेलेंट है। जैसे ये न्यूटन जो है, अबे कहां चला गया, ये रहा न्यूटन। ये न्यूटन किसका है, m इंटू ए का यूनिट है। m क्या है, किलोग्राम, a क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इक्विवेलेंट ये रहा न्यूटन। ऐसे ही न्यूटन मीटर का इक्विवेलेंट क्या है, जूल, ठीक है। तो गोरे अपने लोगों को याद रखने के लिए ऑनररी यूनिट्स असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आ गया, इसका इक्विवेलेंट क्या है, पॉइस। तो जहन में रखेंगे हम ये, ठीक है। इसको आप कहते हो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में आपके पास होते हैं 10 पॉइस, या अगर इसको वाइस वर्सा कर दें तो 1 पॉइस में आपके पास होता है 1/10 या 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 10 ने आना के डिवाइड कर दिया तो ये 1/10 हो गया। समझ आती है, ये कन्वर्जन ध्यान में रखना। इसको हम डेका पॉइस भी कहते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर होता है मेरा बेटा, समझ आती है, ठीक है। ये इसी के अंदर आप जो है ना वो डायमेंशन में निकाल सकते हो कि भैया इसका डायमेंशन क्या होता है, ईटा का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो वहां से निकाल लेंगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। सेकंड का डायमेंशन क्या होता है, t, क्योंकि टाइम है। और मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है, l स्क्वायर। एक l से एक n मर गया, ये l ऊपर जाएगा तो बनता क्या है, ml-1 पावर -2 और पावर +1, ये +1 है यहाँ पे, तो -2 +1 क्या हो जाएगा, -1। तो ml-1 और t-1, ठीक हो गया मेरा बेटा। चलो इतना ऐसा कॉपी कर लो, इसके सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने मैंने 2 सवाल मेंशन किए हैं। एक सवाल आया हुआ है आगा खान 2016 में, और ये वाला सवाल जो हमारा आज का टारगेट क्वेश्चन था, ये आया हुआ है मेरा बेटा प्यास 2014 के अंदर, ठीक है भैया। अच्छा बच्चे, अब कहानी क्या है, कहानी क्या है भाई साहब, देखो पहले ये वाला सवाल देख लेते हैं। मैं आपको सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने वीडियो को पॉज करना है और सवाल को एक बार खुद से लाजमी अटेम्प्ट करना हैगा, ठीक है। कहता क्या है, अ प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, और आपने नोट करना है कि क्या इस सवाल की एक एक लाइन आपके दिमाग में उतरती हुई जा रही है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज मेड टू मूव हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स, सेट है, over free surface of the liquid. Depth of the liquid is 1 meter and is in contact with stationary bed at the bottom. यानी कि ऐसे ऊपर वाली लेयर जो है वो आगे जा रही है और उसकी स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके नीचे वाली लेयर कुछ स्पीड से जाएगी, उसके नीचे वाली, ऐसे करते 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 बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे स्पीड कम होते होते फाइनली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा कह रहा है वो आपको, ठीक है। और क्या कह रहा है, साथ साथ कह रहा है डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 1 मीटर, यानी कि ऊपर से लेके टॉप से लेके नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे डेप्थ कितनी है, 1 मीटर। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ वाले की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि मेरा बेटा इसने कहा डेप्थ ऑफ लिक्विड इज 1 मीटर एंड इज इन कॉन्टेक्ट विद स्टेशनरी बेड एट द बॉटम। आपको लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है 0.01 पॉइस। फाइंड टेंजेंशियल फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले जरा इसका लास्ट पार्ट समझ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। टेंजेंशियल फोर्स आपको कितनी चाहिए इस पे लगाने के लिए ताकि ये आगे जाए विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये टर्म से क्या मुराद है, देखो बच्चे समझना, मान लेता हूं समझना, अगर आप फोर्स लगा के छोड़ दोगे, सोचना, अगर आप फोर्स लगा के अपना हाथ हटा दो तो क्या होगा बच्चे। जब आप फोर्स लगा के अपना हाथ हटा दोगे तो अगर ये आपके पास मान लीजिए लेयर ए है, ये मान लीजिए लेयर बी है, तो बी लेयर ए लेयर को पीछे खींचेगी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, ए लेयर बी लेयर पे आगे फोर्स लगाएगी। तो इस खींचातानी के चक्कर में ए लेयर का आगे बढ़ने की स्पीड खत्म हो जाएगी, ए लेयर थोड़ा आगे जाएगी फिर रुक जाएगी। क्यों, डिसेलरेशन आएगी। क्यों डिसेलरेशन आएगी, सोचो, अगर आपने ए लेयर पे आगे की जानिब फोर्स लगाने के बाद अपनी फोर्स हटा दी, अब इसको आगे ले जाने के लिए कोई फोर्स नहीं है, लेकिन नीचे की जो लेयर है वो इसे पीछे बदस्तूर खींच रही है विस्कोसिटी की वजह से, फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की वजह से। तो कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये लेयर आगे चलती रहे इसी स्पीड से, तो आपको इसके ऊपर फोर्स लगाए रखनी पड़ेगी। कितनी फोर्स, इतनी फोर्स जितनी ये
ओपोजिशन में लगा रहा है। ये बात समझ आई है? बी लेयर ए लेयर को जितने फोर्स से ओपोज कर रही है आपको उतनी फोर्स आगे लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो आपका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है वही विस्कस फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स के बराबर आएगी। यहां पे जितनी आपकी विस्कस फोर्स होती है, बस इसको मॉड में लिख रहे हैं ताकि ये क्या हो जाए, माइनस साइन खत्म हो जाए। पॉइंट समझ आया भाई? जितना विस्कस फोर्स होगा, जितना फोर्स पीछे लग रहा है, उतना फोर्स आप क्या करोगे, आगे लगाओगे, तो नेट इफेक्ट जीरो होगा और आपका लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता चला जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, बस हो गया मसला हल भाई। अब क्या करना है, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स या डीवी बाई डी एक्स तो हमें नहीं पता, ठीक है, मेरी आदत हुई है हेलिडे रेसनिक पढ़ने के बाद, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ठीक है मेरे बच्चे, ईटा क्या है अपने पास, 0.01 पॉइज। पॉइज हमें पता है सीजीएस का यूनिट है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हम उसमें कैसे जाएंगे, डिवाइडेड बाय 10। तो डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर -1, यही हो जाएगा। एरिया कितना दिया है भाई लोग, एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर, सही है, एरिया आ गया। और क्या है, डेल्टा वी कहां है भाई, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, 2 मीटर पर सेकंड। क्यों भाई, यहां की वेलोसिटी 2 है और यहां वाले की वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। तो यहां से यहां तक मैं आपका जो अगर मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स निकालता हूं आपका, तो भाई सब चेंज कितना आ रहा है, 2 - 0 तो 2 आ रहा है। अपॉन में हाइट कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो बेटा ये आ रहा है 2 सेकेंड इनवर्स। समझ आ गई, 2 मीटर पर सेकंड पर मीटर, मीटर से मीटर मर गया, तो ये आ गया आपके पास 2। ये 2 एरिया वाला है, ये 2 वेलोसिटी ग्रेडियंट का है। ठीक है, तो 2 2 का क्या हो गया, 4 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 10 पावर -2, भाई 1 और 1 2 हो गया, 10 पावर -2 और 10 पावर -1, तो क्या बनता है 4 × 10 पावर -3 न्यूटन। तो मेरा बेटा कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 4 × 10 टू द पावर -3 न्यूटन। समझ आया, नजर आ रहा है, बेहतरीन है। ठीक है, एक चीज और ज़हन में रखना, ये जो मेरा बेटा आपके पास ये फोर्स होती है ना, विस्कस फोर्स, ये इंटरनल फोर्स होती है, क्योंकि एक लेयर उसी फ्लूइड की दूसरी लेयर पे फोर्स लगाती है। तो अपने पास नोट कर लेना, ये इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है। क्यों, अब भाई लेयर लेयर पे लगा रहा है ना, तो पहला लेयर भी उसी का है, दूसरा लेयर भी उसी का है, तीसरा भी उसी का है, सब आपस में खींचातानी कर रहे हैं ताकि रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। अब चलते हैं मेरा बेटा आज के हमारे टारगेट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन के बारे में देख के परेशान नहीं हो, सिर्फ देखने में खतरनाक है, एक्चुअल में खतरनाक नहीं है। उस पर जाने से पहले एक बात और याद आ गई, वो भी ध्यान में रख लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, गौर से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है जिसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, सारी लेयर्स एक साथ मूव कर रही हैं, ऐसा कब होगा सर, भाई अगर ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट दोनों एक ही रफ्तार से मूव करना शुरू हो जाए। ऑल्दो कि आपके कोर्स में ऐसा नहीं है, एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट ना करे, लेयर्स के दरमियान में रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, सारी लेयर इकट्ठा मूव कर रही हो, तो क्या विस्कोसिटी एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। नोट करना, विस्कोसिटी का क्या काम है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो विस्कोसिटी नहीं होगी, विस्कोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट 0, तो विस्कस फोर्स भी क्या होगी, 0 होगी। फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, F = ईटा ए डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स 0 हो गया, तो विस्कस फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेट है, चलो आ जाओ। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक अगला क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है, ये क्वेश्चन आया प्यास 2014 के अंदर, एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, कभी कभार आते हैं प्यास वगैरह में या GI में या आगा खान AMC के अंदर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं ना, सबका बेहतरीन अंदाज में अहाता करेगा ये। गौर से देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, एक मेटल ब्लॉक जिसका ये एरिया दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर, ये एरिया is connected to a 0.01 kilogram mass via a string that passes over an ideal pulley as shown। ये मास है, ये डायग्राम बना हुआ आया था एज इट इज, ये इससे कनेक्ट हुआ हुआ है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो T अपवर्ड एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। लिक्विड विद फिल्म ऑफ थिकनेस 0.3 mm इज प्लेस बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। ये जो आपको एरो लगा के दिखाया ना, ये बेसिकली एक लिक्विड फिल्म है जिसकी थिकनेस 0.3 mm है। अगर मैं आपको ये चीज यहां पे थोड़ा जूम इन करके दिखा दूं ना ये चीज, तो बच्चे ये ऐसे आपके पास जो है ना, ये बेसिकली ये समझो आपके पास ये लिक्विड की फिल्म है, और लिक्विड की फिल्म के अंदर ऊपर जो चीज है ना, वो आपके पास क्या है, ब्लॉक है। यहां क्या रखा हुआ है भाई लोग,
ये रखा हुआ है मेरा बेटा आपके पास ब्लॉक, दिस इज अ ब्लॉक, ये वो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और नीचे इधर जो है ना बच्चे आपके पास क्या है, दिस इज टेबल, ठीक है, समझना गौर से। अब देखो कहता क्या है, और आपको कहता है इस फिल्म की जो थिकनेस है ना वो कितनी है, 0.3 mm। 0.3 mm का मतलब हो गया 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। समझ आ गई बात की। आगे कहता है व्हेन रिलीज, जैसे ही आपने इस मास को छोड़ा तो ब्लॉक मूव टू द राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड। समझना, ब्लॉक कहां जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और जब राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो कहता है इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, पहली बात। और जो कांस्टेंट स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 0.085 मीटर पर सेकेंड। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो आपको एक बात तो समझ में आ गई, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है आगे तो इसका मतलब ये जो मास ऊपर से नीचे आ रहा होगा ये भी कांस्टेंट स्पीड से आ रहा होगा, हाँ या ना। ये भी क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब आपको ये पता चल गया डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब जितनी नीचे वाली फोर्स है उतनी ऊपर वाली फोर्स है, mg विल बी इक्वल टू t। एक बात तो हमें ये समझ में अच्छे से आ जाती है, t का वैल्यू कैसे निकल आएगा, mg से। अभी t का वैल्यू चाहिए क्यों, अभी आहिस्ता आहिस्ता देखो सब समझ में आएगा, मतलब किसी वजह से क्वेश्चन लिया। मुझे एक बात बताओ, जब ये मास नीचे जाएगा और ब्लॉक 0.085 मीटर पर सेकंड से यहां आएगा तो ये जो ब्लॉक के बिल्कुल साथ में, बिल्कुल चिपके हुए इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे इस फिल्म के, ये भी राइट डायरेक्शन में जाएंगे 0.085 मीटर पर सेकंड से। बोलो हाँ या ना। अरे भैया अगर ब्लॉक वहां जा रहा है तो ये भी 0.085 से जाएंगे, गुड हो गया। इसके नीचे वाले जो होंगे ये इससे कम वेलोसिटी से जाएंगे, इससे नीचे वाले और कम वेलोसिटी से, और होते 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 होते, और से सुनना, होते होते बिल्कुल यहां पे ऐसे ऐसे चलते चलते बिल्कुल यहां पे आपके पास जो आएंगे, ये वाला जो बिल्कुल टेबल के साथ चिपका हुआ होगा, इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। ये बात सबको समझ आती है, हाँ या ना। अरे भैया टेबल थोड़ा मूव कर रहा है, टेबल तो वही है, टेबल अपनी जगह स्टेशनरी है, ऊपर वाली लेयर मूव कर रही है और इस वजह से वेलोसिटी ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो रहा है। समझ आ गई, क्लियर हो गया। मालूम क्या करना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम करना है। अब देखो, क्या मैं इस सवाल के अंदर भी ये बात कह सकता हूं, गौर से सुनना, क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो अप्लाइड फोर्स है जिसकी वजह से ब्लॉक मूव कर रहा है, गौर से सुनना, जो अप्लाइड फोर्स है जिसकी वजह से ब्लॉक मूव कर रहा है वो ड्रैग फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। बोलो क्यों सर, इसलिए मेरा बच्चा कि अगर आप चाहते हो कि ये वाली लेयर 0.085 मीटर पर सेकंड से आगे जाए, जैसा कि उसने कहा है, ब्लॉक कहां जा रहा है, आगे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगी, आगे जाएगी। तो अगर आप चाहते हो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाए तो ये एक ही केस में पॉसिबल होगा, क्या, कि जितनी इस पे अप्लाइड फोर्स लग रही है वो बराबर हो जितनी इस पे रिवर्स विस्कस फोर्स लगेगी। इस पे रिवर्स विस्कस फोर्स कौन लगाएगा, ये नीचे वाली लेयर लगाएगी, तो ये दोनों बराबर होंगी तो सही होगा, आगे जाएगा। और कौन सी अप्लाइड फोर्स है जिसकी वजह से ब्लॉक आगे जा रहा है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग चेक करो। यहां इस ब्लॉक पे टोटल 3 फोर्सेज लग रही हैं, एक वेट जो डाउनवर्ड है, एक रिएक्शन जो अपवर्ड है। इन दोनों को छोड़ दो क्योंकि ब्लॉक यहां जा रहा है, तो यहां कौन सी अनबैलेंस फोर्स लग रही है, टी। तो मैं कह सकता हूं अप्लाइड फोर्स यहां पे किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो भाई साहब इसको यहां से इक्वेट करेंगे, सवाल खत्म हो चुका, बस और कुछ नहीं करना। टी का वैल्यू वहां से आ जाएगा, टी विल बी इक्वल टू mg। मास कितना दिया हुआ है, ये रहा 0.01, जी कितना है 10, तो कितना आया भाई साहब, ये टी का वैल्यू आया 0.1 न्यूटन। ये 0.1 न्यूटन ब्लॉक को आगे मूव कराने का सबब बन रहा है, तो 0.1। हमने न्यूटन के विस्कस फोर्स का भी फॉर्मूला पढ़ा था, ईटा ए, कितना एरिया इन कॉन्टेक्ट है 0.1, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वी देखो भैया, डेल्टा वी कैसे आएगा, ब्लॉक मूव कर रहा है 0.085 से, तो इसके बिल्कुल नीचे वाली लेयर चिपकी हुई भी इतने से करेगी, और यहां वाला क्या है 0, क्योंकि नीचे वाली किसके साथ इन कॉन्टैक्ट है, टेबल के साथ, और टेबल कैसा है, स्टेशनरी है। तो 0.085 माइनस 0 हो गया 0.085 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, मतलब आपको पहली और आखिरी लेयर के दरमियान का डिस्टेंस कितना दिया है, 0.3 इंटू 10⁻³ 0.1 से 0.1 मर गया। अच्छा जनाब, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ईटा विल बी इक्वल टू, यहां 1 बचा है, ध्यान में रखना, 1 कैंसिल हो गया ना, तो ये इधर आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन में
इसको मैं लिख सकता हूं 85 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 1 2 3 ऐसे ही पावर -3 से पावर -3 मर गया, क्या बनता है 0.3 डिवाइडेड बाय 85, सही हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सही हो गया बच्चे। तो ये हमारे पास था हमारा आंसर, जो कि इस सवाल का था, हमारा टारगेट क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। तो सवाल मुश्किल नहीं था, आपने नोट किया कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट था वो मुश्किल नहीं है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर और कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक के, यार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ए 0 होगा, ये सारी बातें आपको जहन में रखनी होती है। क्लियर हो गया। लास्ट चीज कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, जिसके बाद हमारा लेक्चर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। देखो मेरा बेटा जहन में रखना, लिक्विड के केस के अंदर आपका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन में होता है। किस केस में? लिक्विड्स के केस में। अभी समझते हैं कैसे। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा? कम होगा। क्यों सर? बच्चे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, मॉलिक्यूल तेजी से स्लाइड करते हुए जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को इतना टाइम नहीं मिलता नीचे वाली लेयर के कि वो ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स को घसीटे या खींचे, तो विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन कम होती है। गैसेस के केस में उल्टा होता है। गैसेस के केस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर पर डायरेक्ट डिपेंड करती है। टी बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा इसलिए होता है, समझना गौर से, ऐसा इसलिए होता है गैसेस के केस में लेयर बाय लेयर स्लाइड का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो लिक्विड में। गैसेस में विस्कोसिटी इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे आती है? इंटर मॉलिक्यूलर कोलिजन से। गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मूव करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं, आपस में टकराते हैं, इनका टकराना फ्लूइड फ्रिक्शन बनाता है, विस्कोसिटी बनाता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा बावले हो जाते हैं, तेजी से मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ज्यादा कोलिजन्स करते हैं, ज्यादा एनर्जी लूज करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं वहां पे विस्कोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। समझ आ गई बात की? यहां पे मेरा बेटा हमारा विस्कोसिटी का टॉपिक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। इससे रिलेटेड बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6.1 या 6.2 गालिबन, वो मैंने नोट्स में डाली हुई है, और एक सवाल भी पास पेपर का डाला हुआ है उससे मिलता जुलता, जो बलूचिस्तान की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास पेपर में पूछा गया था, सॉल्यूशन के साथ डाला है। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद नोट्स के अंदर से वो सवाल लाजमी अटेम्प्ट करना और मुझे बताना क्या कॉन्सेप्ट का प्रॉपर फील आया या नहीं आया।